करने वाले हैं अपने रेशो चैप्टर में आज अपना फॉर्मूला नंबर 3 जो कि है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, चलो तो हम लोग डिस्कस करते हैं अपने डेट टू इक्विटी रेशियो को और इसके बारे में डिस्कस करके हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। लीजिए, तो देखो सबसे पहले बच्चों, जो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है ना, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। और डेट में बच्चों क्या क्या आता है हमारा, नॉन करंट लायबिलिटी या आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है ना, इसमें क्या क्या आता है बच्चों, जैसे हमारा डिवेंचर है, हमारा टर्म लोन है, मोर्गेज लोन है, पब्लिक डिपॉजिट है, या हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। ठीक है ना, क्या है बच्चों, लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन। ठीक है, वो भी इसी में आता है, हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो बच्चों डेट हमें पता चल गया। अब डिवेंचर, टर्म लोन, मोर्गेज लोन, कोई भी बच्चों जो हमने लोन ले रखा लॉन्ग टर्म के लिए, वो सब आएंगे। पब्लिक डिपॉजिट एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी इसमें आता है। ठीक है, और भी तरीके होते हैं बच्चों जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाया था। जैसे अगर हम लोग टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दे तो भी बच्चों हमारा डेट आ जाता है। ठीक है ना, ये एक और फॉर्मूला है। ऐसे फॉर्मूले और भी बन सकते हैं, वो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा लॉजिकली। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या है हमारा इक्विटी। तो इक्विटी हम बोलते हैं अपने शेयर होल्डर फंड को। इक्विटी किसे बोलते हैं हम लोग, शेयर होल्डर फंड को। इसमें क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है ना, अब बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस पे देखो मैंने स्टार कर रखा है, तो ध्यान से देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या हो सकता है। ये सारी चीजें रिजर्व एंड सरप्लस में हो सकती है बच्चों। क्या क्या, देखिए जैसे आपका जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, कोई रेवेन्यू रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, ये सब हो सकते हैं बच्चों। और माइनस क्या क्या हो सकता है इसमें से, जो बच्चों आप लोगों का होता है जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये सारी चीजें इसमें से माइनस होंगी तो हमारा नेट रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। तो यहां पे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड ऑन किया जाता है और रिजर्व एंड सरप्लस में इतनी सारी चीजें आती हैं, तो ये आप लोगों को याद भी करना है। ठीक है, मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूं डेट टू इक्विटी रेशियो के कुछ क्वेश्चंस बच्चों जो आप लोगों को लॉजिक लगाने पे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए और डेट और इक्विटी क्या क्या है ये भी पता होना चाहिए, तभी तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं कुछ क्वेश्चन, तो जल्दी से देखिए आप लोग। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है ना, लीजिए, तो ये रब कर सकता हूं मैं फॉर्मूला, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है ना। चलो, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37। लीजिए बच्चों, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, 37, जो कि आपका पेज नंबर है, जिसका पेज नंबर है बच्चों 4.102। ठीक है ना, 4.102 पे डेट इक्विटी रेशियो में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, किस किस तरीके से हम अपना डेट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें लॉजिकली समझना है। फॉर्मूला अगर याद है तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, और दिमाग इजीली लग जाता है बच्चों अगर हमें फॉर्मूले और लॉजिक पता है तो। देखो क्या क्या कह रहा है, कह रहा है टोटल एसेट्स है 2,60,000, टोटल डेट है 180, करंट लायबिलिटी है 20, कह रहा है डेट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसने देख लो क्या क्या हमें दे रखा है। लीजिए, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। बच्चों क्वेश्चन में गिवन है हमारा टोटल एसेट्स 2,60,000। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट। ठीक है, टोटल डेट कितना गिवन है बच्चों, टोटल डेट है हमारा 1,80,000 और करंट लायबिलिटी गिवन है 20,000 और हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में डेट इक्विटी रेशियो। तो हमें चाहिए सबसे पहले डेट,
तो डेट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अब यहां पे वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको मैंने एक दूसरा फॉर्मूला लगा, वो आपको अप्लाई करना है। क्या कौन सा वाला बच्चों? टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहां पे। ये लीजिए, तो टोटल डेट क्वेश्चन में गिवन है 180 माइनस बच्चों करंट लाइबिलिटी 20,000, तो ये आ गया हमारा डेट 1,60,000। ठीक है ना, 180 में से 20 गया तो कितना है? 160। तो लीजिए डेट पता चल गया 160 डिवाइडेड बाय इक्विटी भी फाइंड आउट करना है। तो लीजिए इक्विटी, बच्चों इक्विटी हम कैसे कहते हैं? किसे कहते हैं? शेयर होल्डर फंड को। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, शेयर होल्डर फंड इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो टोटल एसेट्स दे रखा है, ठीक है, टोटल डेट दे रखा है और करंट लाइबिलिटी दे रखी है। अब आप लोगों को वो बैलेंस शीट वाला फॉर्मूला याद है जो मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट बनाई थी? तो कितनी चीजें होती है? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, हमारी नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। तो ये वाला दिमाग लगाओ, तो हमें तो शेयर होल्डर फंड ही चाहिए ना, तो करंट नॉन करंट लाइबिलिटी और ये दोनों मिलके बच्चों बनते हैं टोटल डेट। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या मिलते हैं? टोटल डेट, जो कि हमें पता है। ठीक है, और टोटल एसेट्स गिवन है, यानी वी नो दैट टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, ये तो हमें पता ही है, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। तो बच्चों टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी अगर इक्वल है तो हमें शेयर होल्डर फंड ही तो फाइंड आउट करना है। तो लीजिए शेयर होल्डर फंड इक्विटी कैसे निकलेगा? हाँ ये लीजिए, शेयर होल्डर फंड या इक्विटी कैसे निकलेगा? टोटल लाइबिलिटी माइनस टोटल डेट, और वी नो दैट टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, तो टोटल जो एसेट्स है वही टोटल लाइबिलिटी हो गई, माइनस टोटल डेट। बच्चों टोटल डेट हमें गिवन है क्वेश्चन में 180। लीजिए, तो ये आ गया हमारा शेयर होल्डर फंड। ये आ गया बच्चों 80,000, ये लीजिए 80,000 को यहां रख दीजिए, तो क्या आ गया रेशो हमारा? 2:1। लीजिए आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए। तो ये बच्चों फॉर्मूले वही हैं, आपको लॉजिक लगाना है। ये मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट बनाना सिखाया था स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो आप लोग उसका अप्लाई जरूर करोगे तो कुछ जो हमें कभी कभी गिवन नहीं होता वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इजीली। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, अब ये क्वेश्चन तो समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे रब कर दूं या आपने नोट डाउन कर लिया होगा? चलो रब कर देता हूं। ये लीजिए, तो हमने कर दिया इसको रब, हमारा आंसर आ गया पूरा सही। ये लीजिए, हाँ सबसे पहले करने का तरीका यही रखना बच्चों आप लोग भी, ठीक है ना। जैसे मैं क्या करता हूं, रफ वर्क यूज करता हूं। किस लिए रफ वर्क यूज करता हूं? जो भी क्वेश्चन में गिवन है पहले उसे लिखने के लिए। अगर लॉजिक लगाना है तो पहले देखो कि इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है, उसके बाद फिर फॉर्मूले को अप्लाई करो जो जो याद है उसके अकॉर्डिंग। देखो अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर, चलो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है ना। 41 को ध्यान से देखेंगे। चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें काफी चीजें हैं और बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है बैलेंस शीट had the following amount as at 31st March 2020। बच्चों बैलेंस शीट में हमें फॉलोइंग चीजें गिवन है। क्या क्या गिवन है? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक 9% पे, करंट एसेट्स गिवन है बच्चों, करंट लाइबिलिटी गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है हमें, फिक्स एसेट्स गिवन है, और कह रहा है डेप्रिसिएशन राइट ऑफ। कह रहा है कैलकुलेट रेशियो इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। लीजिए बच्चों, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 और इस क्वेश्चन के लास्ट में देखो क्या कह रहा है कि कह रहा है कैलकुलेट रेशियो इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो बच्चों लॉन्ग टर्म का मतलब तो डेट इक्विटी रेशियो से है, शॉर्ट टर्म का किससे मतलब है, ये आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में
कमेंट करो, तब तक मैं आपको लॉन्ग टर्म रेशियो का तो मतलब होता है बच्चों डेट इक्विटी रेशियो से, तो मैं करा रहा हूं। और करंट जो इसने पूछा है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करो, फिर मैं करवाऊंगा क्वेश्चन में। तो चलिए, तो अब हमें क्या चाहिए बच्चों, डेट टू इक्विटी रेशियो के लिए हमें चाहिए डेट और इक्विटी। तो लीजिए डेट और इक्विटी। तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास इक्विटी में क्या क्या गिवन है बच्चों, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस, और क्या गिवन है बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना। और क्या गिवन है बच्चों, और डेट में हमें गिवन है 9% वाले आईडीबीआई बैंक से लोन, ठीक है ना, आईडीबीआई बैंक से लोन गिवन है, लिखा है ना, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक एट द 9%, तो ये कितना है बच्चों, 30 लाख। उसके बाद है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है बच्चों 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बच्चों, 15 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस है 4 लाख, ये लीजिए, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं, तो ये आ गया बच्चों हमारा 30 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना, ये कितना आएगा, 15 और 5 20, 20 और 4 24 लाख। लीजिए, तो निकालिए जरा रेशो। तो बच्चों ये तो कट गए 24 लाख, तो 50 से 50, तो 30 डिवाइडेड बाय 20, और एक इस टेबल से कट जाएगा 6 5 जा 6 4 जा, ठीक है। तो 5/4 लास्ट में आया है, 5 डिवाइडेड बाय 4, तो बच्चों ये आ गया हमारा आंसर 1.5:1, ठीक है, क्लियर। तो ये इजी था बच्चों, कुछ भी नहीं था करना। बट अब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया ना, तो आपको इजी लग रहा है, पर एग्जाम में बच्चों ने क्या गलती करी थी इस क्वेश्चन में। बच्चों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और सिर्फ एक ही बार नहीं आया है, ये कम से कम 2-3 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, आपके प्री बोर्ड या फाइनल बोर्ड में। अब इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं, अब आप ध्यान से देखना। ये क्या गिवन है बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कितना गिवन है, 4 लाख, तो मैंने 4 लाख लिखा ना। अब आप ध्यान से देखो कि रिजर्व एंड सरप्लस से पहले क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी दे रखा है, कितना दे रखा, 1 लाख। बच्चे यही गलती करते हैं बच्चों, वो यहां पे 1 लाख रुपीस और ऐड कर देते हैं, जो कि गलत है। भाई रिजर्व एंड सरप्लस हमें जब पूरा दे रखा है, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस में ये सारी चीजें ऐड होकर आती, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये सब ऐड होके हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आता है। जब हमें रिजर्व एंड सरप्लस टोटल दे रखा है, तो फिर हम अलग अलग चीजों को दोबारा से क्यों ऐड करेंगे, ये मैक्सिमम बच्चे एग्जाम टाइम पे गलती करते हैं बच्चों। अभी क्या है, अभी तो आप लोग यही पर्टिकुलर फॉर्मूला कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बट एग्जाम में आप लोग भूल जाते हो, रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड कर देते हो, जो कि गलत है बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि लॉन्ग टर्म पोजीशन बतानी, तो लॉन्ग टर्म पोजीशन उसने ये नहीं बोला, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि डेट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करो, उसने बोला लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो बच्चों लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हमारा डेट इक्विटी रेशियो को ही कहते हैं, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन किसे कहते हैं, करंट रेशियो को। किसी ने भी कमेंट नहीं किया अपना लायक लोगों, किसे कहते हैं बच्चों, करंट रेशियो को, ठीक है ना। तो करंट रेशियो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो बच्चों क्वेश्चन में करंट एसेट दे रखी है 1,20,000 और करंट लायबिलिटी 12 लाख, सॉरी 12 लाख बच्चों, और करंट लायबिलिटी दे रखी है 8 लाख, ये लीजिए। तो इसे आप लोग खुद ही सॉल्व कर लोगे, तो इजी है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने दो जगह कंफ्यूजन क्रिएट करी, दो जगह क्या कंफ्यूजन क्रिएट करी, पहली कंफ्यूजन तो उन्होंने बच्चों ये नहीं बताया कि आपको डेट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है और करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल
पोजीशन को जो भी रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करो। और दूसरा बोला गया है बच्चों, जब रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व देने की क्या जरूरत थी। तो ये दो जगह पे उन्होंने हमको कंफ्यूज कर रखा, और कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया 41, तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, फिर हम अपना नया रेशियो भी लिखेंगे। लीजिए, तो अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूं इसमें, ये तो ये छोटे छोटे इजी है, आप लोग कर लोगे। तो मैं आप लोगों को करवाता हूं बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 42। चलो 42 देखो, तो मैं आप लोगों को 42 करवाता हूं। देखो क्या कह रहा है 42 में, कह रहा है कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है फिक्स एसेट्स है ग्रॉस वैल्यू दे रखी है, ठीक है कोई बात नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस गिवन है, उसके बाद बच्चों करंट एसेट्स गिवन है, करंट लाइबिलिटी गिवन है, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है। अब ध्यान से सुनो, यहां पे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस गिवन है, पर ये लाइबिलिटी के लिए गिवन है या ये एसेट्स के लिए गिवन है, मतलब दोनों हो सकता है ना। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस अगर हमने दिया है तो एसेट्स है, बट अगर हमने टेक किया है तो लाइबिलिटी है। तो अब यहां पे आप एजम्पशन क्या लोगे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, बट अगर थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस 56,000 है, और वही बच्चों दूसरी तरफ देखो 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है 4,20,000। अगर लोन ये लाइबिलिटी होता तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के साथ लिखा होता, इसलिए आप लोग यहां पे ब्रैकेट करके लिख लीजिए, डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। ये जो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है ब्रैकेट करके लिख लीजिए डेबिट बैलेंस। एसेट्स है बच्चों, ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो लोग डेट इक्विटी रेशियो फाइंड करना, तो सबसे पहले डेट लीजिए। तो डेट में देखिए क्या क्या है हमारे पास बच्चों। डेट में हमारे पास है 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये लीजिए 4,20,000 प्लस 1,40,000, तो ये हो गया बच्चों हमारा 5,60,000। ये लीजिए, तो डेट तो पता चल गया 5,60,000 डिवाइडेड बाय, अब हमें इक्विटी चाहिए, तो इक्विटी फाइंड आउट करते हैं। इक्विटी, हाँ जी, इक्विटी में देखो क्या क्या कह रहे हैं। अब बच्चों इक्विटी को डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, अब इसने इनडायरेक्टली गेम खेला है आप लोगों से इक्विटी के लिए। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी, ये वाला फॉर्मूला बच्चों जो अभी हमने किया था, लीजिए टोटल एसेट्स में से अगर हम लोग टोटल मतलब टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, तो टोटल एसेट्स फाइंड आउट कर लो, तो उसको एज्यूम कर लेंगे टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल लाइबिलिटी में से अगर आप टोटल डेट को माइनस कर दोगे तो हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, यानी इक्विटी आ जाएगा। तो पहले टोटल एसेट्स, तो बच्चों वी नो दैट टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। अब टोटल एसेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। फिक्स एसेट्स है 8,40,000, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। तो देखो फिक्स एसेट्स माइनस डेप प्लस, फिक्स एसेट्स में से डेप को माइनस करो, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स। तो ये हो गए ना हमारी टोटल एसेट्स, ये हो गई हमारी टोटल एसेट। फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्लस करेंगे लोन इन एडवांसेस, और प्लस कर देंगे करंट एसेट। और ये सारी की सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो 8,40,000, ठीक है। तो अच्छा ये तो बाद में करेंगे। 8,40,000, हाँ ये वर्किंग पार्ट होगा, वर्किंग मोड का पार्ट होगा। चलो मैं यहां कर लेता हूं। ये लीजिए हमारी टोटल एसेट्स कैसे निकलेगी बच्चों, टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स एसेट्स माइनस डेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन एंड एडवांसेस डेबिट बैलेंस वाला प्लस करंट एसेट्स। और ये सब गिवन है हमें क्वेश्चन में। 8,40,000 माइनस 140
प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, लोन एंड एडवांसेस 56,000 प्लस करंट एसेट्स, बच्चों करंट एसेट्स गिवन है 3,50,000, ये लीजिए, ठीक है ना, क्लियर। तो अब इसको जरा आप लोग सॉल्व कर लीजिए। प्लस तो ये आ गया बच्चों 11,20,000 एंड वी नो दैट टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, तो ये लीजिए 11,20,000 माइनस टोटल डेट। लीजिए टोटल डेट का फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया था। टोटल डेट क्या होता है बच्चों हमारा, टोटल डेट होता है हमारा डेट प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो डेट तो हमें गिवन है 5,60,000 प्लस अब हमें करना क्या है, ऐड करना है करंट लायबिलिटी। तो देखो करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 2,80,000। चलो टोटल कर लो दोनों का, तो ये हो गया बच्चों 8,40,000। तो 8,40,000 माइनस कर दो तो आ गया हमारा शेयर होल्डर फंड 2,80,000, ये लीजिए तो 2,80,000 सॉल्व कर लीजिए। तो 2:1, तो ये ऐसे करना था बच्चों। आप लोग आंसर इसका चेक करें, इसका आंसर तो फिर कंफर्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, कुछ भी नहीं करना था, फॉर्मूले याद है, लॉजिक अप्लाई करना और कुछ भी नहीं। क्योंकि इसमें हमें ये इक्विटी हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। क्यों? इक्विटी कैसे निकलती है बच्चों, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या था, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, पर वो डायरेक्टली नहीं दे रखा है। तो हमने वही हॉरिजॉन्टल जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसको एडवर्सली बच्चों उसको फाइंड आउट किया। जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो यहां क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। तो हमने ये तीनों में से बच्चों इन दोनों को फाइंड आउट कर लिया, तो शेयर होल्डर फंड अपने आप आ गया। शेयर होल्डर फंड को इक्विटी कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। मैंने आप लोगों को दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, ठीक। चलिए तो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, जल्दी से देखें। 44 सॉल्व नहीं करना बच्चों, हमें बताना है इसमें इंक्रीज डिक्रीज यानी नो चेंज और इंप्रूव होगा या डिक्लाइन होगा। देखे क्वेश्चन फिर मैं कराता हूं। तो ये तो नोट डाउन कर लिया। तो अब हम करेंगे बच्चों 44। चलो 44 करते हैं। ये लो पूरा रब कर देते हैं पेज नंबर 103 पे। ये ठीक है, क्या कह रहा है देखो। तो डेट इक्विटी रेशियो, अच्छा डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ये तो होता है फॉर्मूला, और कौन सा होता है फॉर्मूला, हाँ बाकी तो अप्लाई करने पड़ते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है 44 में, कह रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 0.5:1। बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो डेट इक्विटी रेशियो आ रहा है कंपनी का 0.5:1 आ रहा है। तो अब 0.5:1 पे कोई सा भी रख लीजिए रेशियो। तो जैसे मैंने रख लिया 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 0.5:1, यही तो आएगा ना जब इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। ये रखना है सर, ये हमें करके दिखाना है कि अरे नहीं भाई, जो हमारा मेन सॉल्यूशन है बच्चों वो हमें यहां करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में हमारे 4 ऑप्शन वो हैं, हमें बताना। ये लीजिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। करना क्या है, अब वो कह रहा है कि बच्चों हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.5:1 आ रहा है प्रेजेंट, ये अभी की पोजीशन है। तो ए पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं फिर और समझाता हूं। कह रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 0.5:1। Which of the following suggested would increase, decrease or not change it? Issue of equity share,
कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो हमारे बिजनेस में सिचुएशन हो रही है, इनकी वजह से हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो है वो इंप्रूव होगा या डिक्रीज, मतलब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या नो चेंज, ठीक है ना। तो देखो पहले वाले आपको ये सब नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट आंसर बताना है। ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि कह रहा है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो मान लीजिए बच्चों ये हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है और हमने 5,000 रुपए के इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए। तो देखो यहां पे चेंज आ जाएगा 5,000 का, तो ये हो गया बच्चों हमारा 20,000, ठीक है। ये 20,000 होगा तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये अब 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000, तो ये हमारे 30 से 30 करे तो 21, और ये और कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे प्रेस करके देख लेंगे और कम होगा। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, देखो मैं बताता हूं आपको, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 20, तो ये 0.25 हो जाएगा, 0.25:1। तो अगर हम 5,000 रुपए के इक्विटी शेयर और इश्यू कर दें, मैंने अपनी तरफ से अमाउंट मान लिया बच्चों, इसमें क्वेश्चन में अमाउंट ये बननी है, वो कह रहा है हम इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो यहां प्रेजेंट सिचुएशन से रेशो कहां पे जाएगा। तो बच्चों रेशो तो डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो लीजिए इसका आंसर आ गया डिक्रीज, ठीक है। बस आपको ये आंसर लिखना है। ये तो मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं कि इंपैक्ट क्या होता, मतलब ये डिक्रीज कैसे आया ये समझा रहा हूं, ठीक है। लीजिए फिर से रब कर देते हैं, ये लो प्रेजेंट सिचुएशन आ गई। अब देखो बी पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, बी पार्ट में कह रहा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। भाई डेटर से कैश मिलेगा तो इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों आपका करंट एसेट्स में या लिक्विड एसेट्स में, ठीक है ना। यहां थोड़ी ना पड़ेगा, ना तो कोई डेट को ना तो बच्चों डेट में कुछ आएगा और ना इक्विटी में कुछ आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो चेंज। भाई आपको डेटर से पैसा मिला है, कैश रिसीव्ड हुआ है, तो वो तो करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स पे फर्क पड़ेगा ना। यानी आपकी जो डेटर है करंट एसेट्स वो इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो यहां थोड़ी ना कोई चेंज होगा, तो नो चेंज। नेक्स्ट देखिए थर्ड कह रहा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मान लीजिए बच्चों हमारे 2,000 रुपए के डिवेंचर थे जो हमने रिडीम कर दिए, तो हमारा डेट कम हो जाएगा ना। तो बच्चों ये आ जाएगा 3,000 डिवाइडेड बाय 10,000। रिडीम कर दिए तो डिवेंचर हमारे कम हो गए, तो अब क्या आएगा बच्चों, देखो 0.30। तो हम डिवेंचर जब रिडीम करेंगे तो हमारे लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये आ गया बच्चों 3,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये आ गया 0.3:1। क्या हुआ इस केस में, जब हमने डिवेंचर को रिडीम कर दिया तो मेरा रेशो क्या हो गया, और डिक्रीज हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोग इसको कॉमन कर लीजिए, फिर से इक्वल, और यहां आंसर आ जाएगा बच्चों डिक्रीज। इस सिचुएशन में अगर हम डिवेंचर को रिडीम कर देते तो हमारा रेशो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला कह रहा है बच्चों परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। भाई आपने गुड्स को परचेज किया है, क्रेडिट में, तो वो करंट लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा ना। और बच्चों करंट एसेट्स में स्टॉक बढ़ेगा और हमारा क्रेडिटर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये इस वाले में तो कुछ भी नहीं आएगा, ना तो डेट बढ़ेगा ना तो इक्विटी, तो क्या आएगा आंसर, नो चेंज। ये लीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों ये आप लोगों का डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को लॉजिकली अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ इसके डाउट को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे गाइस। जय हिंद।